मुझे लगता है मैं सिर्फ अपने घर में सेफ। कैपिटल पनिशमेंट आनी चाहिए कि जो बदतमीजी करे उसकी आंखें फोड़ दो, हाथ काट दो। इतना हो गया कि अब ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड कर देते हैं। कितना प्रोटेस्ट करेंगे। लड़की जिंदा है, लड़की मर गई, 50 लाख का इनाम सरकार दे देगी। 50 क्या लड़की की इज्जत से ज्यादा बड़ा होता है? जिंदगी से बड़ा होता है 50 लाख। इन्हें ऐसी सजा दी जाए, अगले ने किया है दूसरा करने की सोचे भी ना। दिल्ली में गैंगरेप केस की गूंज आज संसद और सड़क के बाद कोर्ट में भी सुनाई दी। गैंगरेप के विरोध में आज भी दिल्ली में कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए। गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वो घटना होने का इंतजार क्यों करती है। संसद में सरकार ने सुरक्षित दिल्ली के जो प्लान बताया उसे विपक्ष ने नाकाफी करार दिया है। सवाल यह है कि दिल्ली में डर का जवाब आखिर क्या है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में रविवार को हुए सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार कांड के 2 आरोपियों ने कोर्ट में दिया है ये अहम बयान। आइए जानते हैं कि क्या क्या हुआ कोर्ट में। दिल्ली गैंगरेप मामले में बुधवार को साकेत अदालत में उस वक्त नया मोड़ आया जब पेश किए गए तीनों आरोपियों में से 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी विनय ने अदालत में कहा कि वो अपना जुर्म कबूल करता है। विनय का कहना था कि उसने लड़के के साथ मार पिटाई की थी, लड़की के साथ नहीं, लेकिन वारदात के वक्त वो वहीं पर मौजूद था, इसलिए उसे फांसी चाहिए। अगर आपका बेटा उसमें इन्वॉल्व है फिर क्या होना? गलत तो गलत है, चाहे जिसका बेटा हो या बेटी हो, जिसका भी हो, गलत तो गलत है। लेकिन ये हमें लग रहा है हमारा बच्चा नहीं था उसमें। दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हुए आरोपी पवन ने जज के सामने कहा कि उसने बहुत ही बुरा काम किया है, इसलिए वो अपनी पहचान परेड यानी टीआईपी नहीं कराना चाहता है। इसके बाद दोनों ही आरोपी पवन और विनय ने कोर्ट को बताया कि वो अपना इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना चाहते हैं। इस मामले के आरोपी मुकेश ने अदालत में अपनी पहचान परेड कराने के लिए हाँ भर दी, जिसके बाद अदालत ने मुकेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। अब जेल में ही मुकेश की टीआईपी यानी पहचान परेड कराई जाएगी। लेकिन बलात्कार के जिस सनसनीखेज वाकये पर सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा हुआ है, उसके एक अहम आरोपी का पकड़ा जाना अब भी बाकी है। नाम है राजू। आपको बता दें कि 6 में से 5वें आरोपी अक्षय ठाकुर को भी बिहार के औरंगाबाद से हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह समेत विनय, पवन और मुकेश पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस बीच पुलिस ने पीड़ित लड़की के कपड़े के साथ साथ वो रॉड भी बरामद कर ली है जिससे छात्रा और उसके दोस्त पर वार किए गए थे। उधर अस्पताल में पीड़ित लड़की की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि रविवार रात एक चलती हुई चार्टर्ड बस में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जबकि उसके दोस्त को बुरी तरह मारा पीटा गया था और फिर दोनों को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास बस से नीचे धकेल दिया गया था। तभी से दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही है और उसकी कार्रवाई पर लगातार गृह मंत्रालय की नजर है। दक्षिण दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा और स्पेशल पुलिस कमिश्नर धर्मेंद्र कुमार को तो सीधे गृह मंत्री ने तलब किया। केस की जांच भी छाया शर्मा की अगुवाई में बनी एसआईटी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चलती बस में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों करती है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बस की खिड़कियों पर पर्दे क्यों लगे हुए थे। गाड़ियों के शीशों से ब्लैक फिल्म्स और पर्दे हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हो रहा है। रेप के लिए इस्तेमाल बस कैसे 3-3 पीसीआर वैन्स को पार कर गई। पीसीआर वैन्स में तैनात अफसर कर क्या रहे थे। बस के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इस पर पुलिस ने बताया कि वो फरार है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केस की जांच उसकी निगरानी में होगी और चार्जशीट भी उसकी इजाजत के बाद ही दाखिल की जाएगी। अदालत ने 21 दिसंबर को केस की अगली सुनवाई तय कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी सवाल किया है कि वो पीड़ित लड़की की मदद के लिए क्या कर रही है। इसी के साथ कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। ये मांग दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की थी।
दिल्ली में डर लगता है, लेकिन इस डर का जवाब क्या है? किस तरह से इस डर से निपटा जाए? आखिर क्यों महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती दिल्ली में? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा मौजूद हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ वर्तिका नंदा मौजूद हैं, पत्रकार हैं। हमारे साथ उषा ठाकुर जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ और भी मेहमान इस चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। लेकिन वर्तिका, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि ये तो हर तरफ से आवाज उठ रही है, जिनसे भी बात की जा रही है, महिलाओं से, लड़कियों से, उन सबका कहना है कि डर लगता है दिल्ली में, लेकिन इस डर का जवाब क्या है? मुझे लग रहा है कि इस डर की बात करते करते हम उसे एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात की शुरुआत वहाँ से करूँगी जहाँ इनमें से एक आरोपी ने कहा कि वो अपनी गलती को मानता है और वो चाहता है फांसी की सज़ा मिले। हम सब जानते हैं कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, और हम ये भी जानते हैं कि कितना हीनियस तरीके से उसके साथ रेप हुआ है और उसको कितनी बुरी तरह से उस लड़की को नुकसान पहुँचाया गया है। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि अब हमें आरोपी को लेकर एक इमोशनल एंगल गलती से भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, डर लगता है, लगेगा। आप आज के बयान ही देखिए, जो बयान आ रहे हैं, पुलिस ये कह रही है कि जहाँ पर बसों पर वो पर्दे लगे हैं, वो पर्दे वाली बसों को देखा जाएगा। ये सब तो बहुत पहले होना चाहिए था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, बहुत आवाज़ें हमेशा से उठती रही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हुए लड़कियाँ अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। मेरा मानना मेरा इसमें सीधा ये है कि सीधे सीधे पुलिस को ये कहना चाहिए था कि अब हम एक तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये एक्शन लिए गए हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से एक भी ठोस बयान नहीं आया है। आरोपियों को पकड़ा जाना से बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अपने अंदर के इतने ढीले पड़े हुए सिस्टम को सख्त करने के लिए किया क्या है। अगर वो सख्त नहीं होगा, डर लगेगा। मुझे भी डर लगता है और शायद आपको भी डर लगता होगा। उषा ठाकुर जी, जो वर्तिका नंदा कह रही हैं कि पुलिस की तरफ से ये तो बताया जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि अब काले पर शीशे नहीं लगे होंगे या पर्दे नहीं लगे होंगे, जो बस हैं उनको किस तरह से देखा जाएगा, लेकिन जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं वो सिर्फ बसों में तो नहीं होती हैं। देखिए, बसों में ही नहीं, पिछली बार कैब में हुआ था। कुछ महीने पहले टोल ब्रिज पर कुछ लड़कियां जा रही थी, उनके साथ कैब में भी हुआ था। तो इसके लिए पुलिस को तैनात होना पड़ेगा। ये सब तो बातें ठीक हैं कि पर्दे नहीं लगे होने चाहिए, ये सब चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा का विषय है कि हर जगह कुछ कैमरा और कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इन लोगों पे नज़र रखी जा सके, पुलिस हर जगह तैनात रहे। अगर हमारे वीआईपीज़ के इर्द गिर्द इतनी पुलिस रहती है तो जनता के लिए भी कुछ पुलिस होनी चाहिए ताकि जनता सुरक्षित महसूस करे, और इस देश की जो लड़कियां हैं, कन्या हैं, वो सुरक्षित रहें। तो जनता को भी पुलिस की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि वीवीआईपीज़ को है। जी, और हमारे साथ इस बीच वरिष्ठ वकील गीता लूथरा जी भी जुड़ गई हैं। गीता लूथरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक पक्ष बात होती है पुलिस की कि पुलिसिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से महिलाओं को और सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि जो इस तरह के मामले होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, वो लंबी एक कानूनी प्रक्रिया में फंस के रह जाते हैं। 10 से 12 साल लग जाते हैं सजा मिलते मिलते, और फिर ऐसा भी बहुत मामलों में होता है जब सजा मिलती ही नहीं है। तो वो भी एक पक्ष है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से और सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है महिलाओं को? देखिए, एक तो महिलाओं को जो सुरक्षित रखना है वो तो एक तरफ से एक सोशल मिलियो है। अब जहां बात आई कानून की, तो मुझे लगता है कि हम सजा मिलने में टाइम लगता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। और ये हमारी कोर्ट्स बार बार कहती हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर दूसरी तौर पे हमारे पास इतने अरियर्स हैं केसेस के, चाहे वो मर्डर केसेस हों, चाहे रेप हों, चाहे डिकॉइटी हों, चाहे करप्शन के हों, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, ये सब इतने पेंडेंसी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि ये पेंडेंसी को किसी वे में कम किया जाए, जिसके लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है जो सिविल केसेस में है वो बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी तौर पे ये जो क्रिमिनल केसेस हैं इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये कोर्ट्स बेधड़ाले से ऑर्डर्स करेंगी और पूरा ट्रायल नहीं करेंगी, पूरा बयान नहीं लेंगी, अक्यूज के ऊपर रफ शॉट करेंगी, ये नहीं कह रहे हैं। पर हर केस को, चाहे आप 3 महीने में, आप चाहे 6 महीने में, चाहे आप 2 साल में, कोई इस तरह की लिमिट होनी चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल केस 1 साल या 2 साल में समाप्त हो जाना चाहिए। चाहे अक्यूज
कस्टडी में हो चाहे अक्यूज नहीं कस्टडी में हो। जहां अक्यूज कस्टडी में होता है उसको दहशत होती है कि मैं कस्टडी में हूं और मैं निर्दोष हूं या नहीं हूं, और जहां अक्यूज कस्टडी में नहीं होता लोगों को होता है कि 12 साल लग रहे हैं, कुछ भी नतीजा नहीं आएगा, और जो विटनेसेस हैं गवाह आमतौर पे टूटते चले जाएंगे। जी तो इस सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लगातार बात उठ रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सही से हो, मतलब जांच ठीक से हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए, खासतौर पर इस तरह के मामलों में। मोनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिसमें खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो? सुमिधा, इसका जो उत्तर है आपके पहले प्रश्न में ही है। आपने कहा कि आज महिला होने के नाते मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है, केवल अपराधियों से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है पुलिस वालों से भी, और पुलिस स्टेशन जाने से भी डर लगता है। आज मुझे डर लगता है कि 5 बजे के बाद दिल्ली का कोई भी नागरिक अगर पुलिस स्टेशन में जाएगा उसको वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलेंगी। दिल्ली का कोई भी नागरिक, खासकर महिला, अगर कंप्लेन लॉन्च कराने जाएगी तो ड्यूटी ऑफिसर कहेगा अभी समय नहीं है, एसएचओ साहब ड्यूटी पर नहीं है, राउंड पर गए हैं, कल आना, उसकी कंप्लेन लॉन्च नहीं की जाएगी। इसीलिए डर लगता है एक शरीफ इंसान को इन पुलिस वालों से। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, आज पुलिस का और कानून का खौफ अपराधियों के मन में नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है। हमें मालूम है कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसमें अपराधी को लगता है कि मैनेज हो जाएगी पुलिस जी। अगर आपने देखा हो कि जो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद जो ये सभी एक्यूज थे, ये अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में लगे हुए थे, इनको लगता ही नहीं था कि पुलिस इनके घर तक पहुंच जाएगी। और लोगों का मानना है अगर पुलिस पहुंच भी जाएगी उसको हम मैनेज कर लेंगे, चार्जशीट डिले करा देंगे, बेल तो हम 2-3 महीने में ले ही लेंगे। उसके बाद विटनेसेस या हॉस्टाइल हो जाएंगे, उनको धमकाया जाएगा, सिस्टम पर उनको पैसा दिया जाएगा। उन्हें लगता है कि सिस्टम को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। इस सिस्टम की एक कमी है या ये हमारी भी एक समाज के तौर पर हमारी भी कमी है कि हमने इस सबको होने दिया है और इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं शायद? दिल्ली में डर का जवाब क्या है? और हमारे साथ इस बीच प्रहलाद कक्कड़, आर्ट गुरु, वो भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। प्रहलाद जी आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार बात कर रहे हैं इस घटना की, दिल्ली गैंगरेप की। लगातार जब से घटना हुई है तब से चर्चा हो रही है, दिल्ली में सब महिलाओं का, लड़कियों का कहना है कि उन्हें डर लगता है, लेकिन जवाब क्या है इसका? इसको कैसे रोका जाए, इन घटनाओं को कैसे रोका जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो पुलिस की फौज है दे आर completely insensitive to women, क्योंकि जो बैकग्राउंड that they come from, जो बैकग्राउंड जो वो आते हैं, उनकी अपनी खुद की महिला है, घर में बंद हुई होती हैं। और अगर कोई लड़की 9:30 बजे से के बाद अगर सड़क पे देखी जाए तो एज फार एज द पुलिस इज कंसर्न वो तो प्रोस्टिट्यूट है। तो वो खुद ही ऐसे सोचते हैं, तो हाउ दे गोइंग टू इम्प्लीमेंट with sensitivity the problems of the ladies? अगर पुलिस फोर्स को सेंसिटाइज करे, देखिए इनके जो अफसर जो है ना, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बट जो आमतौर से जो पुलिस जो लाइन फौज है उनकी, जो बीट पुलिस कांस्टेबल है, दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। मतलब उनकी वर्दी निकालते तो अधिकारियों से जिनसे आपका सीधा ताल्लुक होता है, वो आपका कहना है कि इस तरह के सामाजिक परिवेश से आते हैं जहां पर उनके लिए, महिलाओं के लिए संवेदनशील होना मुश्किल होता है। क्या वर्तिका ये दिक्कत है? ये बात आज कही भी गई, गृह मंत्री की तरफ से भी कही गई है, स्पीकर मीरा कुमार ने भी कहा कि संवेदनशील बनाएं आप पुलिस फोर्स को, देश भर में कार्यक्रम चलाएं। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है जिस पर चर्चा हो रही है, तभी क्यों इन मुद्दों को लेकर लोग जागते हैं और इस तरह की बात? सुमेरा, आज तक चेक किया जाए अगर दिल्ली पुलिस हो या कहीं भी किसी स्टेट की पुलिस, कितनी बार जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जब नए आते हैं, रिक्रूट होते हैं जब ऑफिसर्स, तब कुछ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 20 साल का इंडक्शन कोर्स और बीच की फेजेस की ट्रेनिंग। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, जिस पुलिस का काम ही है सेंसिटिव होना, सेंसिटाइज्ड होना, वहाँ पर एक रेगुलर प्रैक्टिस अभी भी नहीं है जेंडर सेंसिटाइजेशन की। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अभी तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, जहाँ की स्ट्रेंथ करीब 60,000 लोगों की है,
वीवीआईपी की ड्यूटीज इतनी ज्यादा हैं, एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए पूरा कुनबा ऐसे चलता है जैसे उसे वाकई कोई किडनैप करने वाला हो या कुछ होने वाला हो। वीआईपी की जान जान है, हमारी जान जान नहीं है। और तीसरा इशू एक और है, वो ये हम बात करते हैं क्राइम के होने के बाद की। मैं तो ये कह रही हूँ जरा सा कारपेट उतारिए और जरा देखिए, क्राइम होने से पहले जब महिलाएं जाती हैं और चिल्ला चिल्ला के कहती हैं सर मेरे साथ क्राइम हो सकता है, मैं पीड़ित हूँ, मैं विक्टिम हूँ, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की चाहे मैं मोलेस्टेशन की, आप मुझे बचाइए। ये पुलिस वाले दो जवाब देते हैं, मेडिटेट करिए जी, क्या ये कहते हैं रुक जाइए अभी कुछ हुआ नहीं है, क्या लेकिन इनसेंसिटिव। लेकिन क्या सिर्फ इसका एक यही पक्ष है कि पुलिस और पुलिसिंग को सुधारना है, उन्हें संवेदनशील बनाना है महिलाओं के प्रति, या इसके और भी तमाम और पहलू हैं? क्या ये सिर्फ एक पहलू है और ये क्या सबसे अहम पहलू है? दिल्ली में डर का जवाब क्या है? दिल्ली में डर का जवाब क्या है, समाधान क्या है? मोनिका जी, समाधान क्या है? इस मामले में भी इतना प्रकाश में आने के बाद जो धाराएं वो और गंभीर लगाई गई, लेकिन शुरुआत में इतनी गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई थी। मैं इसमें 3 बात कहना चाहूँगी। पहली, मैं प्रहलाद जी से एग्री करती हूँ कि आईएएस ऑफिसर या एसीपी या डीसीपी रैंक के जो आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं वो हमारे लिए पुलिस नहीं है। हम यानी आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जब पुलिस का नाम आता है तो ध्यान में इमेज आती है कि वो 90-100 किलो का आदमी जो भाग नहीं सकता और जो बैरिकेड्स पे कोने में खड़ा होकर स्कूटर वालों को रोक कर उनसे 100 रुपए की वसूली कर रहा है, या वो जो वीआईपी की सुरक्षा में लगा हुआ है। विद यू, फॉर यू, ऑलवेज, ये पुलिस का चेहरा केवल थियोरी में है, प्रैक्टिस में नहीं है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आईपीसी 1860 में बना था, सो इज सीआरपीसी। ये हमारे लॉज हैं जो गुलाम देश पर अंग्रेजों द्वारा राज करने के लिए बनाए गए थे। आज 150 साल से ऊपर हो चुका है, इन लॉज की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मीडिया का धन्यवाद जिन्होंने ये केस उठाया है, लेकिन ऐसी कितनी बच्चियां हैं 2 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, जिनके साथ रोज दुष्कर्म हो रहा है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? और इसीलिए अगर इसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करते हैं तो मेरा ये मानना है कि अधिक कोर्ट्स हों, अधिक जजेस हों, सभी मामले जो ग्रेव मामले हैं वो अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हों, पर सभी का स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि कानून भी पुराने हैं, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। गीता लूथरा जी, क्या कानून में बदलाव की जरूरत है, खासतौर पर बलात्कार के जहां मामले हैं उनमें? गीता लूथरा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? गीता लूथरा जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है दिल्ली गैंगरेप मामले के खिलाफ भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया गेट की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं आवाज उठाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, दिल्ली गैंगरेप मामले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। यहाँ पर इंडिया गेट पर ही मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव भी। विनीता, जानना चाहेंगे कि काफी बड़ी संख्या में हम तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठा है, प्रदर्शन किया जा रहा है इस मामले को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस मामले को लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जैसा कि इस मामले का जो दर्द है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे थे, वो साफ इस वक्त इंडिया गेट पर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी पहुंच गए, जबकि समय जो दिया गया था उसके हिसाब से पहले ही आना शुरू हो गए थे, और अभी और लोग यहाँ पर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेगा कि किस तरह से इसके खिलाफ जो एक साथ मिलकर के आंदोलन यहाँ पर करने जा रहे हैं लोग, वो वाकई में एक ऊंची आवाज होगी, क्योंकि इंडिया गेट पर जो लोग इकट्ठा होते हैं तो उस वक्त जो जिस तरह से वो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है तो उससे पता लग जाता है कि मुद्दे की गंभीरता जो है वो वाकई में लोगों के दिलों को छू चुकी है। जी विनीता, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ये आपसे एक बार जानना चाहेंगे, कितनी संख्या में होंगे लोग? यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 1000 के आसपास लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इससे अभी जो शाम का वक्त है और धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि अभी कुछ और देर के बाद में यहाँ पर सब लोगों की आने की और ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके जहाँ से मैं आ रही हूँ उस रास्ते से भी लोग लगातार यहाँ पर आना शामिल हो रहे हैं। जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं और विनीता यादव एबीपी न्यूज संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और गुस्से का इजहार दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जो आज एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल दिया गया था, इससे पहले भी 2 प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल कल हम लोगों ने दिया था।
वसंत विहार पुलिस स्टेशन के बाहर आउटर रिंग रोड को हमने 3 घंटे तक चक्का जाम करा। और इसलिए क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इश्यू, इसलिए क्योंकि हमारे महिलाएं सिटीजन्स महिलाएं जो है उनकी सिक्योरिटी का मामला है, उनकी फ्रीडम का मामला है, उनकी सेफ्टी का मामला है। जो दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस कहती है कि हम सिक्योरिटी और सेफ्टी महिलाओं को देते हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट है। कल जाम लगाया आपने, आज इंडिया गेट पे आना पड़ा, क्या लगता है 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि 5 लोग पकड़े जा चुके हैं? एक कार्रवाई होना अलग बात है। हम ये डिमांड करते हैं कि इस तरह की घटनाएं को बिल्कुल रुक जाना हो, बिल्कुल फुल स्टॉप होना हो। और जब तक ये तमाम सारी घटनाएं रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक बेसिक प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग। गवर्नमेंट क्या कहती है? सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पे महिलाओं की आज़ादी को, महिलाओं के मूवमेंट को और कर्टेल किया जाता है और रोका जाता है। कहा जाता है कि आप 2 बजे के बाद बाहर मत निकलिए, कहा जाता है कि आप बाहर निकलेंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कहा जाता है कि आप किसी एस्कॉर्ट के साथ, अपने भाई बंधु के साथ बाहर निकलिए। हम इन सब चीजों को नहीं जाएंगे। ये एजिटेशन आज रुक जाएगा, आगे भी जाएगा। ये एजिटेशन जो है, ये एजिटेशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा, हर दिन यहाँ पे महिला अपने घरों से लेके घरों में एजिटेशन करती है। हर दिन महिला बस स्टॉप पे एजिटेशन करती है। हर दिन महिला अपने पब्लिक प्लेसेस में, ऑफिसेज में एजिटेशन करती है। हर दिन महिला शिकायत जब लिखवाने जाती है पुलिस स्टेशन में, वहाँ एजिटेशन करती है। यहाँ एजिटेशन रुकता नहीं, लेकिन फिर भी सरकार गूंगी है, सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। उनकी सेफ्टी की, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है इंडिया गेट पर। हमारे साथ लेकिन तमाम मेहमान मौजूद है जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर दिल्ली में डर कब तक लगता रहेगा, इसका जवाब क्या है। प्रहलाद जी, हमने बात की पुलिस की कि पुलिसिंग और बेहतर होनी चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो किस तरह से और संवेदनशील हो, लेकिन समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी तो हम नहीं निभा रहे ना। सड़क पर, बस स्टैंड पर जब किसी लड़की को कोई छेड़ रहा होता है तो आसपास लोग खड़े होते हैं, वो बोल नहीं रहे होते क्योंकि वो डरे हुए होते हैं ना। वो तो उनको मालूम है कि पुलिस उनको उनकी साथ तो देने वाली नहीं है, और कोई चाकू वाकू निकाल के उनके ऊपर हत्या कर देगा तो कोई उनको संभालने के लिए नहीं है। तो एक तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। इम्प्लीमेंटेशन लॉ तो है, पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बिकॉज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी जो पुलिस वाले दे सकते हैं, तो सहारा जो दे सकते हैं वो नहीं देते, बिकॉज दे सिंपैथाइज विद द रेपिस्ट। वर्तिका, क्या सड़क पर लड़की को छेड़ा जा रहा है, वहां पर लोग मदद नहीं कर रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि वो पुलिस से डर रहे हैं? अकेली वो वजह नहीं है, क्योंकि एडवेंचरस होते हैं लोग, बहुत से पुलिस से नहीं डर रहे, पुलिस हम किसी को मदद करने की समय क्यों पुलिस सहारा नहीं दे रही है, जो प्रहलाद जी का कहना है। हाँ, पर अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है इस मामले में। मैं ये कहूंगी कि एक अंदर की आवाज भी हमारी अक्सर गायब रहती है। दूसरा, हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हम बचाएंगे तो पुलिस हमें फंसा लेगी, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी एक बात है कि अगर हमारे अपने घर परिवार के साथ होता है तो क्या हम आवाज नहीं उठाते? क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? एक इशू ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मॉरल वैल्यू सिस्टम है वो कमजोर हुआ है। स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम जगहों पर जो पढ़ाया जाता है उसमें बार बार चीजों को इनकल्केट नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि जो लोग बचाते हैं उनके लिए भी कोई अवार्ड, उनके लिए कोई सम्मान, उनके लिए कोई पेडिंग सरकार की तरफ से होती ही नहीं। किसी ने अगर किसी की जिंदगी को वाकई बचाया है, सब लोगों को बड़ा कोई अवार्ड नहीं मिल सकता, लेकिन कोई ऐसी पहचान तो मिलती है, कोई एक थपथपाहट तो मिलती है जो कि अक्सर गायब लिखती है। और तीसरी बात मुझे लगता है सुमेरा, हमें बार बार इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के नाम पर किटी पार्टी शुरू हो गई है, और बहुत समय से थी। जो पेज 3 की तितलियां हैं वो कई ऐसे संस्थाओं को चलाती हैं जिनसे उनका जरा सा भी सरोकार नहीं है। प्लीज डू समथिंग अबाउट देम, प्लीज डू। और गीता लूथरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गीता लूथरा जी, हम कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि और लगातार ये मांग उठ भी रही है, क्या जो बलात्कार के मामले हैं उसमें कानून में किसी तरह की तब्दीली की जरूरत है? क्या उसे बदलने की जरूरत है और सख्त बनाने की जरूरत है? नहीं, कानून बहुत सख्त है। आप और देशों में देखिए और आप हिंदुस्तान में देखिए तो सेंटेंस जो है 376 का, ये काफी सख्त है। 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट है गैंग रेप में। इसके अलावा इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, मे बी इस लेडी को अटेम्प्ट टू मर्डर है, लड़के को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। इसमें बहुत सी ऑफेंसेस हैं साथ मिली हुई बलात्कार के साथ, और बलात्कार के
376 में गैंग रेप की पनिशमेंट मिनिमम 10 साल है और अप टू लाइफ है और उसके बियॉन्ड फाइन है। सो मुझे लगता है कि पनिशमेंट ठीक है, पर पनिशमेंट के अलावा इन्वेस्टिगेशन ठीक होना चाहिए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। मुझे लगता है कानून से ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन पे जोर देना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल थरो हो, फेयर तो कानून आपके मुताबिक ठीक है, लेकिन मांग लगातार ये हो रही है, खासतौर पर इस तरह ऐसे केस में मुझे ये भी लग रहा है जी अब चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस चर्चा के दौरान अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस चर्चा के दौरान क्या तर्क सामने रखे गए हैं। इस बड़ी बहस में वर्तिकानंदा का यह कहना है कि आरोपी को लेकर भावनात्मक नहीं होना चाहिए, अब जो उपाय हो रहे हैं वो पहले क्यों नहीं हुए। उषा ठाकुर का यह कहना है कि हर जगह कैमरे लगे होने चाहिए, पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, सिर्फ वीआईपी को नहीं जनता को भी सुरक्षा मिले। इसके अलावा गीता लूथरा का यह कहना था कि लंबित केस कम किए जाएं, ऐसे आपराधिक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जांच सही तरीके से और जल्दी हो। मोनिका अरोड़ा का कहना है कि थानों में और पुलिस वालों से डर लगता है, पुलिस कानून का खौफ अपराधियों को नहीं है, इसीलिए डर लगता है। हमारे साथ इस चर्चा के दौरान सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रहलाद कक्कड़ भी मौजूद है और उन्होंने क्या तर्क सामने रखा है वो भी आपको बताएं। पक्ष में जो तर्क निकलकर सामने आया वो ये कि पुलिस महिलाओं के लिए काम नहीं करती है। प्रहलाद कक्कड़, पुलिस महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं है, ज्यादातर पुलिस वालों की पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी वजह है। और मोनिका अरोड़ा का कहना था कि कानून काफी पुराना हो चुका है, नए सिरे से पुराने कानूनों पर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली में डर का जवाब क्या है? दिल्ली में डर का जवाब क्या है? दिल्ली में इंडिया गेट पर इस वक्त हो रहा है प्रदर्शन। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से लोगों को यहां पर बुलाया गया था, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ। लगातार हम बोल रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय बोल रहे थे, अलग अलग जगह पर। सबसे बड़ी बात है जो मानसिकता है, जो पूरे समाज। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ लेकिन तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ इस बीच आभा सिंह भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ बाकी सभी मेहमान बने हुए हैं। प्रहलाद कक्कड़ जी, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस या पुलिसिंग सुधारने से ही बलात्कार के मामले रुक जाएंगे और दिल्ली में डर लगना महिलाओं को कम हो जाएगा, या इसके और भी पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सब लोग मिले हैं इसमें, इवन पॉलिटिशियंस आर एंटी विमेन। आप देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में कितने सालों से फंसा हुआ है। You know, there are politicians who actually do not think that महिला जो हैं वो इक्वल है और काबिल हैं जी। तो ये सब मिलजुल के ये एटीट्यूड बनता है हमारे देश में। जो एटीट्यूड है, जो महिला जो बदल रही हैं, जो महिला को कॉन्फिडेंस आ रहा है आजकल, वो मर्दों पे कुछ असर नहीं पड़ रहा। दे आर स्टिल स्टक इन द 15th सेंचुरी। उषा ठाकुर जी, सब मिले हुए हैं। प्रहलाद जी का कहना कि नेता भी तो रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते। पुलिस की अगर बात की जाए वहां वो और नेता अब तो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स कौन करेगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स कौन करेगा, ये सब कुछ तो नेताओं को करना है, वो नहीं करते। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि एक भी नेता अगर इस योग्य होता कि पूरी जनता उसके पीछे रहती, पूरी जनता उनका अनुसरण करती, तो प्रशासन भी सही रहता। 5 नेता भी सही बन के दिखाएं जिनके पीछे जनता हो, और जनता जिनका अनुसरण करे, वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करे। क्या वो जनता के बीच से वोट लेने के बाद जनता के बीच आते भी हैं? जनता की हमारे साथ इस बीच आभा सिंह भी जुड़ गई हैं। आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार महिलाओं के बयान सामने आ रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में डर लगता है, लेकिन जवाब क्या है इसका, उपाय क्या है, क्यों कैसे डर ना लगे? देखिए, अब जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो बहुत सारा लोग आ जाते हैं, कमेंट करते हैं। विमेन लीडर्स जो एमपीज हैं वो भी आ जाती हैं, टीवी पे चीखती चिल्लाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया जाता, कोई सॉलिड उसके साथ कानून नहीं लाया जाता। आज जो 376 में रेप का है वो हर तरह के रेप के लिए एक ही उसमें कानून है। टेक्निकल रेप है, कंसेंसुअल रेप है, उसके लिए भी वही सेक्शन है, और जो ये वायलेंट रेप है, गैंग रेप है, इसके लिए भी वही
कानून है जो हमको गीता चाहिए। लुथरा जी आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं? रेप के लिए डेथ पेनल्टी चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए सिर्फ एक प्रिवेंटिव एक्शन क्या ये गलत है, पुराने केसेस में क्या आपने एक्शन लिया वो आपकी बताएंगे बात से देश को। इत्तेफाक नहीं रखते हैं गीता लुथरा जी। उनका ये कहना है कि कानून पर्याप्त है, जांच सही होनी चाहिए।